Hello students, welcome to our series of UPSC prelims previous year questions जहाँ पे हम पिछले 20 साल के questions जो हैं इकोनॉमी के क्लियरली कवर कर रहे हैं सो दैट वी हैव अ क्लियर आइडिया कि हम यहाँ पर एक पैटर्न जो है वो फिगर आउट कर सके टॉपिक्स के टर्म्स में भी और साथ ही साथ कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं सो दैट जब आप इस बार अपने अटेम्प्ट के लिए बैठे तो आप एक सर्टेन सॉलिड क्लैरिटी के साथ बैठे और ये क्लैरिटी जो है आपको बहुत हेल्प करेगी। हम अक्सर बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उनका एनालिसिस, उनके आंसर्स, क्योंकि उसके जो पैटर्न होते हैं वो प्रेजेंट ईयर को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है और आपका एनालिसिस उससे और बेहतर होगा। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2007 के क्वेश्चंस। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 2007 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और उसकी हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। प्लीज इसे मार्क कर लेना। हमेशा याद रखना कि आपसे करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पूछा जा रहा है, सो दैट वंस यू हैव हाईलाइटेड इट आपको ये क्लियरली दिखेगा कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट अगर थोड़ा सा भी होते हैं इधर उधर साइन करवाने के लिए कोई आ गया तो आप गलत मार्क ना करें। ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्टर्स टू द जीडीपी। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर क्या है डिफरेंट सेक्टर्स का जीडीपी में। ऑप्शंस को देख लेते हैं। सर्विस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। सर्विस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। सी और डी में हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहला इंडस्ट्री दिया गया, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। ठीक है, इस वक्त ऑलमोस्ट 54% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है, तो सबसे पहले तो सर्विस सेक्टर आएगा। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में हमारा आंसर होगा। दूसरे में दिया है इंडस्ट्री। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना और एग्रीकल्चर का, क्योंकि सर्विसेज का हमें पता है हाईएस्ट है। लोएस्ट कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर का है और इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन अगर आप ले ले तो इट इज़ समवेयर अराउंड 27% का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर का आता है, तो सर्विस फर्स्ट, इंडस्ट्री सेकंड और एग्रीकल्चर थर्ड। और इस हिसाब से हमारा आंसर जो है क्लियरली यहाँ पर ए हो जाता है। ठीक है, इसी नोट पे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब आप क्वेश्चन देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन था मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो करंट अफेयर बेस्ड है। ये चीज़ें जो हैं आपको स्टैटिक में भी मिल जाएंगी और वो ऐसा क्वेश्चन है कि वो आज के समय पे भी वही आंसर है उसका। भले ही 2007 का क्वेश्चन है, 7 के मतलब ऑलमोस्ट 15 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, बट एट प्रेजेंट भी उसका आंसर जो है सेम रहेगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है एट प्रेजेंट, ये क्वेश्चन जो है एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो आपका यहाँ पे आंसर ढूंढ पाना, अगर आपको कोई बोल रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रिक लगेगी तो वो गलत बोल रहा है। एक सर्टन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का कवरेज आपको करना ही पड़ेगा इस एग्जाम में बैठने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक्स बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ 1 फॉर Gini coefficient in a country implies that there is a perfectly equal income for everyone in its population. Okay, दोनों statements हमने देख ली। Which of the above given statements is are correct? हमसे करेक्ट पूछा गया, हमने मार्क कर लिया। अब हम वापस जाते हैं करेक्ट देखने के लिए। रेपो रेट, दो तरीके के रेट होते हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब रेपो रेट वो रेट है जिससे बाकी बैंक्स जो हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गए जो, वो रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं। ठीक है, और इसी पे इनको इंटरेस्ट रेट जो है मिलता है, उसी इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। जबकि अगर अब बाकी बैंक्स जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपना पैसा रखेंगे और उसके बदले जो उन्हें इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, RRR। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही होगी हमारी। यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। वैल्यू ऑफ 1 फॉर जिनी कोफिशिएंट इन अ कंट्री implies दैट देयर इज परफेक्टली इक्वल इनकम फॉर एवरीवन इन इट्स पॉपुलेशन। अब जिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है ना, जिनी कोफिशिएंट
इज एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द इनइक्वालिटी दैट इज प्रेवलेंट, और इसकी वैल्यू होती है 0 to 1। ठीक है, जब 0 होता है दैट मीन्स देयर इज नो इनइक्वालिटी, तो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हर इंसान के पास बराबर है। 1 इंडिकेट एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, दैट मीन्स सारी जो इनकम है वो गिवन पॉपुलेशन में एक जगह जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अब यहाँ पे कह रहे हैं वैल्यू ऑफ 1 फॉर जीनी कोएफिशिएंट इन अ कंट्री इंप्लाइज दैट इज परफेक्टली इक्वल इनकम फॉर एवरीवन। नहीं, यहाँ तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ 0 होता तो ये सही होता, अदरवाइज ये स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज ओनली 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तारापुर कमेटी was associated with which one of the following? अगेन, अगर कई स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि नहीं, ये आपके स्टैटिक्स से क्वेश्चन आया है, जहाँ आप फॉरेन सेक्टर में, इकोनॉमी में जब आप कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे होंगे तो आप फॉरेन सेक्टर में एक्सचेंज रेट के बाद एक टर्म पढ़ेंगे कन्वर्टिबिलिटी का, और जब आप फुल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वहीं पे बात होगी तारापुर कमेटी की। तारापुर कमेटी 2 बार बैठी है, पहली बार 1997 में, दूसरी बार 2006 में। ठीक है, और दोनों ही बार इन्होंने बात की है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की। तो यहाँ पे सीधे आप आंसर पे जा सकते हैं बिना एनी डाउट, और अगर आपने ये प्रॉपर कवर किया तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्टली +2 जो है उठा लेंगे। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। अगेन स्टैटिक से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे +2 का पूरा स्कोप है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि ये अगर आपने 2007 में पेपर दे रहे हो और आपने उससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हुए हैं 10 ईयर्स के, तो ये क्वेश्चन आपको 2 बार मिलेगा। और यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया तो आपने भले ही पढ़ा हो इसको करंट अफेयर्स में या ना पढ़ा हो, स्टार्टिंग में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, इसका आंसर दे पाएंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नेशनल हाउसिंग बैंक वाज सेट अप इन इंडिया एज अ wholly owned subsidiary of which one of the following? State Bank of India, Reserve Bank of India, ICICI and Life Insurance Corporation of India। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है, फैक्चुअल डायरेक्ट आंसर है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले जब 2 बार पूछा गया, एक बार तो डायरेक्टली सेम फॉर्मेट में पूछा गया, दूसरी बार में उससे पहले जो पूछा गया था स्टेटमेंट बेस्ड में था, बट आपको इसका प्रेजेंस मिल जाएगा। यहाँ पे आंसर जो है हमारा बी हो गया। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है उसको 1988 में ही इस्टेब्लिश कर दिया गया था इन नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, और ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की। इसका काम क्या है, प्रमोट करना हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, और हाउसिंग सेक्टर का डेवलपमेंट जो है उसको डेवलप करना। बट अगर अब ये क्वेश्चन आएगा तो 2019 में आरबीआई ने अपना पूरा स्टेक नेशनल हाउसिंग बैंक का किसको दे दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया गया है। तो एट प्रेजेंट जो है इसका आंसर जो है इनमें से कोई भी नहीं होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बेसल 2 रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगेन 2007 का क्वेश्चन हो या पहले का क्वेश्चन हो, करंट अफेयर से नहीं है, स्टैटिक से है। जो बेसल नॉर्म्स हैं वो खुद ही रिलेटेड हैं बैंक के कैपिटल से। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही पता अगर होगा, आप इसमें अगेन +2 लेके जाएंगे। बेसल 2 रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ्टी इन सिविल एविएशन, गलत हो गया यहाँ पे। मेजर्स अगेंस्ट साइबर क्राइम्स, बिल्कुल एसोसिएटेड नहीं है। measures against drug abuse by sports person, not associated. And then we have international standards for measuring adequacy of banks capital. Now the answer here is D. अगेन स्टैटिक से डायरेक्ट इजी क्वेश्चन, अगर आपका कवरेज जो है
प्रॉपर है, आपने ढंग से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आपने स्टैटिक का कवरेज दिया है, तो इस क्वेश्चन में भी कोई गलती का स्कोप जो है बिल्कुल नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले वीडियोस में भी बात की है, ये टर्म्स है या फिर ये कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो टर्म्स या कॉन्सेप्ट इन न्यूज़ है उससे आपके क्वेश्चंस जो है बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट के टूल्स हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कंपैरेटिवली लिमिटेड है। जैसे कि डिपॉजिटरी रीसेट है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं हमारे पास जिसके बारे में क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। तो ये कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, कॉमनली नोन इंस्ट्रूमेंट्स की तो मैंने यहाँ पे बात की है। अब जब आप फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे या जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके कवर होने चाहिए। और अगर ये कवर्ड हैं तो यहाँ पे फिर से डायरेक्ट आंसर मिलता हुआ कि पी नोट्स हैं जो एसोसिएटेड हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से एसोसिएटेड हैं। यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा और आप +2 लेके जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इन रीसेंट टाइम्स। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, Vizag Steel Plant, which is RINL, has been declared mini रत्ना, ठीक है। दूसरा, merger of IISCO with SAIL has been completed। अब अगर आपने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रखा है तभी आपको इन दोनों के बारे में पता होगा। क्वेश्चन में देख लेते क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और हमें देखना है कि इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो एज पर द करंट अफेयर्स आई नो कि वाइजैक स्टील प्लांट विच इज़ RINL उसको मिनी रत्ना डिक्लेयर कर दिया गया था 2007 में, इस क्वेश्चन के आने से पहले ही। और मर्जर जो है IISCO का वो सेल के साथ हो चुका था। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट में जो है हमारी सी चला जाएगा, दैट इज बोथ 1 and 2। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको हम RINL बोल रहे थे, उसको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में डाल दिया गया है। इनके पास ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। एट प्रेजेंट टाइम के हिसाब से 300 CR तक की इनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अगर आप मिनी रत्ना कैटेगरी 2 में जाते हैं तो यही फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है 500 CR की हो जाती है। अब यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट, मर्जर ऑफ इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि एक पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर नहीं थी, पब्लिक सेक्टर स्टील कंपनी थी, उसको सेल के साथ मर्ज कर दिया गया था 2006 में, ताकि एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बेहतर हो। और सेल का जो बर्नपुर का प्लांट है उसमें इसको जो है अब उसका ही पार्ट माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, करंट अफेयर बेस्ड, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। ऑप्शंस देखते हैं, अशोक लहरी, सुमंत्रा घोषाल, सुमित्रा चौधरी एंड रघुराम राजन। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लगेगा कि ये नाम पता है, हमें हमने सुना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सुना हुआ आंसर जो है सही है। रघुराम राजन हैज सर्व्ड एज द चीफ इन टर्म्स ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट इन टर्म्स ऑफ IMF। और यहाँ पे ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड दिस पोजिशन। लेटर गवर्नर ऑफ RBI भी रहे हैं फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स, 2013 to 2016। इनकी ही ड्यूरेशन में डीमोनेटाइजेशन जैसे बड़े स्टेप्स जो हैं इंडियन इकोनॉमी में लिए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें अशोक लहरी, तो वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं। सुमंत्रा घोषाल जो हैं उन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन लंदन बिजनेस स्कूल और IIMs में होल्ड की है, बट IMF से कोई मतलब नहीं है। सुमित्रा चौधरी अगेन अ वेरी रिनोन्ड इंडियन इकोनॉमिस्ट, इन्होंने प्लानिंग कमीशन
के मेंबर के तौर पे काम किया है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर के तौर पे काम किया है, और यहाँ पर इनका काफ़ी योगदान है इंडियन पॉलिसी जो फॉर्म होती है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। बट IMF से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। फिर अगली क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, अगेन करंट अफेयर बेस्ड। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो इसमें बोला है विच वन अमंग, इसमें ये नहीं बोला है कि किसकी सबसे कम है, इसमें पूछा गया है इनमें से सबसे कम किसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे जो आपको सेंसस देखने को मिलेगा वो हम 2011 का यूज़ कर रहे हैं, बट ये क्वेश्चन क्योंकि 2007 में 2001 के सेंसस के हिसाब से जाना पड़ेगा। इवन तो 2011 और 2001 दोनों में ही आंसर जो है आपका सेम रहेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, सिक्किम हैज़ 86 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा ज़्यादा है 123 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, और मेघालय जो है वो 132 पे आता है। अब यहाँ पर जो लोग प्री देने वाले हैं उनके लिए डेफिनेटली 2011 के सेंसस से रिलेटेड जो डेटा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हमारा 2021 वाला सेंसस जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ समय में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नेशन वाइड स्कीम ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP इज रन बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और यहाँ पे दूसरा है गुरुपदस्वामी कमेटी डेल्ट विद द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो दोनों स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए। तो गुरुपदस्वामी कमेटी जो थी वो 1979 में लाई गई थी, एंड इट इज़ करेक्ट, इट डेल्ट विद द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर। बट जब हम पहले ये NCLP की बात करते हैं, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स, वो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो नहीं चलाता है, रैदर इट इज़ रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आंसर है 2 ओनली हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर जो है B रहेगा। अगेन करंट अफेयर बेस्ड। तो यहाँ पे अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस कवर किए हैं आप उसमें क्लियरली देखेंगे कि एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक बैलेंस जो है मेंटेन हुआ है करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आए हैं 2007 के लिए मैं बोल रही हूँ, और आपके कॉन्सेप्ट और स्टैटिक वाले पार्ट से जो क्वेश्चन आए हैं। तो कई बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम क्या करें, इस पे ज़्यादा फोकस करें, इस पे ज़्यादा फोकस करें। आपको ये बैलेंस करना है, क्योंकि पेपर में किसी भी साइड को हैवी या लो कर सकते हैं या रिवर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो आपके प्रेपरेशन में भी वो बैलेंस जो है रिफ्लेक्ट करना चाहिए। विल कंटिन्यू विद द सीरीज। अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस लेके आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपके कोई डाउट्स या कंसर्न्स हैं या आप चाहते हैं कि आप किसी तरह का कंटेंट है आपके लिए लेके आएँ, यू कैन पुट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।